नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। हम बात कर रहे थे अपने पिछले सेशंस में कि हम सब कौन हैं, कैसे आत्मा परमात्मा से बिछड़ी, कैसे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, आत्मा कितनी प्रकार की है, क्या क्या अवस्थाएं हैं, कैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, आत्मा कैसे अनुबंध करके यहाँ पे सब कुछ खुद चुन करके आती। आज भी हम आत्म जागृति की श्रृंखला में दो विषयों पर बात करें। हमने पिछली कड़ी में यह भी बात करी थी कि आत्मा मृत्यु के बाद कैसे कैसे आगे बढ़ती। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करते हुए और आगे की बात करते हैं कि मृत्यु के बाद कौन कौन से लोक हैं। मृत्यु उपरांत भी एक जीवन, जो जीवन को आरंभ और मृत्यु को अंत समझते हैं, बहुत बड़े भ्रम में जी रहे, क्योंकि मृत्यु तो है ही नहीं। सामान्य मानव मृत्यु के बाद अपने शव को देखता रहता है, उसके पास खड़ा रहता है, क्योंकि जीते जी जागते मृत्यु उपरांत जीवन के बारे में बात ही नहीं करी, सुना ही नहीं, सीखा ही नहीं। इसलिए सामान्य मानव मृत्यु उपरांत अपने शव के पास खड़ा रहता है, अपने रिश्तेदारों से बात करने का प्रयास करता है। बहुत सारी फिल्मों के अंदर भी इस तरह के दृश्य दिखाए गए, जहां आत्मा तो बात करती है, उनसे कहती है कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, और रिश्तेदार रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, पति रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं। आत्मा को सब कुछ दिखाई देता है, जो चर्म चक्षु नहीं भी देख सकते वो आत्मा अब देख पा रही। परंतु जो जीवित हैं उनके लिए मरा हुआ व्यक्ति अदृश्य हो जाता है। भूलोक पर ऐसी कई आत्माएं आज भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकारा नहीं। महाभारत काल की भी अनेकों आत्माएं आज भी मौजूद हैं इसी भूलोक पर, जिन्होंने मृत्यु को स्वीकार नहीं किया। जीवित रहते हुए ही मृत्यु उपरांत जीवन का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। उसको जानना, सुनना, उस ज्ञान को जीते जी समझना बहुत जरूरी, क्योंकि जब मृत्यु होती है तो दो मास्टर्स, दो देवदूत हमें लेने आते हैं, आत्मा को लेने आते हैं उच्च लोकों में जाने के लिए। परंतु वो आत्मा जिसको अपने शरीर से, जिसको अपने रिश्तों से, जिसको अपने घर से, जिसको अपनी गाड़ी से, जिसको अपने बैंक बैलेंस से बहुत अटैचमेंट है, वो इस मृत्यु को स्वीकार नहीं करता और उनके साथ जाने से इंकार कर देता है, और वो आत्मा यहीं भटकती रह जाती। वो आत्मा यहीं भटकती रह जाती। प्यारी आत्माओं, जीते जी ही मृत्यु उपरांत क्या होना है, क्या होता है, उसकी जानकारी भी और उसकी तैयारी भी करना बहुत आवश्यक। हमने किसी टूर पर जाना है, उसकी तैयारी करते, पैकिंग करते जाते, पर मृत्यु के बाद जो असली यात्रा शुरू होती है उसकी तैयारी कोई नहीं करता, क्योंकि पता ही नहीं क्या करना, उस बारे में सोचना ही नहीं चाहते। और हमारी इन सिविलाइजेशंस ने मृत्यु पर बात करने को वैसे भी ऐसी रोक लगा दी कि मृत्यु घर, शमशान घाट भी शहरों गांवों से बाहर बनाने शुरू कर दी कि मृत्यु के विषय पर बात ना हो। हालांकि यह विषय
सबसे महत्वपूर्ण विषय। मृत्युपरांत एक आत्मा जब भूलोक से बाहर जा रही होती, पहले तो उसको स्वीकार करना है। एक योगी, एक ध्यानी तैयार है इस मृत्यु के अनुभव को पाने के लिए, वो रेडी है इस अनुभव के लिए। इसीलिए वो तुरंत जैसे ही मृत्यु होती है, वो क्षण भर भी वहां इंतजार नहीं करता। वो जीते जी इन सब बंधनों से, इन सब अटैचमेंट से मुक्त हो जाता है। इसलिए कुछ बचा ही नहीं, मृत्यु के लिए पहले से तैयार है और वो तुरंत उनके साथ आगे की यात्रा पे निकल पड़ती। वो आत्मा आगे बढ़ती भूलोक से भूवरलोक, जो भूलोक के बड़ा नजदीक है और भूलोक के ही जैसा है। वहां पर आत्मा विश्राम करती, वहां पर कोई दुख नहीं है और बहुत कम लोग, कम आत्माएं हैं वहां। तो वहां पर यह आत्मा विश्राम करती। ये विश्राम आत्मा अपनी मर्जी अनुसार करती है। ये कुछ साल हो सकता है, एक युग हो सकता है। भूवर लोक के बाद सुवर लोक जाती है, जिसे स्वर्ग लोक भी कहा जाता है। स्वर्ग लोक में बहुत सुंदरता है, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य, नजारे, जिसे हायर एस्ट्रल वर्ल्ड भी कहा जाता है। स्वर्ग लोक के आगे तपलोक है, जहां पर जो ध्यानी आत्माएं हैं वो जाती, जो ध्यान करते हैं, ध्यानी होते हैं, वो इस तपलोक में जाते, वहां वास करते हैं कुछ समय के लिए, वहां पर बसते हैं कुछ समय के लिए, जिसे कॉजल वर्ल्ड कहा जाता है, कारण लोक कहा जाता है। उसके बाद में जनलोक आता है। जनलोक इज कारण वर्ल्ड, कॉजल वर्ल्ड। कि जनलोक में जाने के बाद आत्मा की प्रेपरेशन कराई जाती कि आत्मा को जनलोक में भी नहीं रुकना, स्वर्गलोक में भी नहीं रुकना है। स्वर्गलोक में भी आप देखते हैं देवी देवताओं के बीच में जंग चल रही होती, कौन बनेगा राजा। इवन स्वर्ग के राजा भी परमानेंट नहीं है, उसको भी पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति नहीं। वहां पर युद्ध, महायुद्ध चल रहे होते हैं। परंतु यहां से भूलोक से बहुत अच्छा है। तो वहां भी कुछ समय आत्मा चाहे तो विश्राम कर सकती है, चाहे तो। जनलोक में उसकी प्रेपरेशन कराई जाती है, जो कारण लोक है, कॉजल वर्ल्ड है। तैयारी कराई जाती है कि तुमने क्या किया, और आत्मा खुद ये सब देखती है। जब वो दृश्य देखती है कि मैंने क्या किया, क्या चूक हो गई, क्या भूल हो गई, क्या सबक मैंने सीखने थे, क्या नहीं सीख पाई, तो अभी मुझे किस प्रकार का जीवन चाहिए, वो सब तैयारी, प्रिपरेशन कराएगा। उसके बाद में महालोक आता है, जिसे हम सुपर कॉजल वर्ल्ड कहते हैं, महाकारण लोक। यहां पर निस्वार्थ सेवा करने वाली आत्मा जाती, जो निस्वार्थ सेवा करती है, वह इस महालोक में रहते। और इसके बाद होता है सत्यलोक, जहां पर सत्य को जानने वाले, जिनको ये पता चल जाता है, ये जान जाते हैं कि वो कौन है, वही ईश्वर है, वही भगवान है, जो ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो ध्यान करते भी हैं, ध्यान का प्रचार प्रसार भी करते हैं, वो सत्यलोक में जाते हैं। और सत्यलोक में जाकर के आत्मा अपनी पूर्णात्मा में कन्वर्ट हो जाती है, पूर्णात्मा बन जाती है। और वहां से वह एक छोटी और आत्मा को जन्म दे सकती, फिर वो पूर्णात्मा, क्योंकि अनुभव तो पाना है, अनुभव ऊपर नहीं है, अनुभव इसी भूलोक पर आकर के मिले। इसलिए वो आत्मा, पूर्णात्मा, अन्य छोटी आत्मा को जन्म दे करके फिर जनलोक में भेजती है, और वहां से प्रिपरेशन करने के बाद वापस से भूलोक में आकर जन्म लेती है। और वहां से ही जन्म का कार्यक्रम शुरू होता है। जो हमारी परामर्श टीम होती है वहां पे 13 देवदूत या देवता होते हैं,
एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं। एक आत्मा को मनुष्य के रूप में लगभग 400 जन्म मिलते हैं और इन 400 जन्मों में ही उसको अलग अलग अनुभव लेने होते हैं और इन 400 जन्मों में उसको सत्यलोक तक की यात्रा करनी होती है मनुष्य के रूप में। आज हम एक और विषय पर बात करेंगे और वो है मल्टी यूनिवर्स। एक ही समय पर चलने वाले समांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स। पैरेलल यूनिवर्स की बात करेंगे। देखिए, हमारे ऋषियों पहले से बता दिया है कि अनेकों ब्रह्मांड। गुरु नानक देव जी ने पहले से बता दिया, लखा आकाश, लखा सूरज चंद तारे, ये अनेकों ब्रह्मांड है और वो समांतर चल रहे हैं। एक फ्रांस के एक व्यक्ति की मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। उन्होंने एक किताब के अंदर लिखा, मैं वही आपको सुना रहा हूं। उनके अनुभव को उन्होंने एक पुस्तक में लिखा, मैं वही आपको सुनाऊं। कुछ भाग आज और उसका अगला भाग मैं आपको अगले रविवार। मल्टी यूनिवर्स की बात करते हैं कि इतना तो हम अब समझ चुके, ईश्वर की कृपा से ज्ञान पा चुके कि हम ही आत्मा, हम ही परमात्मा। ये शरीर, ये हालात, ये पति, ये पत्नी, ये दुख, ये सुख, सब हमने अपनी चॉइस से धारण किए। ये हम निर्णय करके आते हैं कि अच्छा मेरा एक्सीडेंट हो जाए, उसमें पांव कट जाए, ये ठीक है, ये चाहिए, मैं ये काम करूंगा पर उसका मुझे कोई फल ना मिले, मेरे से कम ज्ञान वाले लोग फायदा ले रहे हैं और मैं नहीं लूं, इससे मुझे ये लेसन सीखने को मिले। ये सब हम डिसाइड करते हैं। परामर्श टीम हमारी हेल्प करती है, हमारे ऊपर कुछ थोपा नहीं जाता, डिसाइड हम करते हैं। और फिर यहां भी हमारी सहायता के लिए साथ में बहुत से देवदूत भेजे जाते हैं, एंजल्स को भेजा। अभी ये फ्रांस के एक व्यक्ति का नाम था मिशेल। मिशेल फ्रांस में रहते थे, अपनी पत्नी के साथ सो रहे और मिशेल को रात को एकदम से उठाया जाता है। वो अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखते हैं और एकदम से घर से बाहर चिट्ठी लिखते हैं, मैं 10 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूं, चिंता मत करना, मैं सकुशल और 10 दिन बाद आ जाऊं। तो मिशेल बाहर जब जाते हैं तो बाहर बहुत प्रकाश, बाहर एक ट्रांसपेरेंट नकाब पहने एक महिला के जैसे दिखने वाली एक कोई एस्ट्रल मास्टर, तो जिसने अपना नाम बताया पूछने पर ताओ। मिशेल उसके प्रभाव में ही धरती से ऊपर उठते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, उड़ते अपने भौतिक शरीर के साथ। ये सूक्ष्म शरीर की बात नहीं हो रही, ये सच्ची घटना है और अपने भौतिक शरीर के साथ ही ऊपर उड़ते जा रहे हैं। और ऊपर जाकर के एक पत्थर जैसे रॉक के ऊपर बैठते हैं कहीं और वहां मिशेल पूछते हैं कि मुझे यहां क्यों लाया जा रहा है, मैं कहां हूं। कि जब मिशेल नीचे देख रहे होते हैं उड़ते हुए तो उनका घर जैसे पिघल रहा है, सब उनको धुंधला और छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। तो उस लेडी ने बताया कि मेरा नाम ताओ है और मैं उच्च लोक से आई हूं और हम तुम्हें एक मिशन के तहत हमने चुना है, तो इसलिए हम एक मल्टी पैरेलल यूनिवर्स में प्रवेश कर रहे हैं। तुम्हारे ब्रह्मांड के समांतर ही और अनेकों ब्रह्मांड चल रहे हैं और हम भी उसमें से एक ब्रह्मांड से आए हैं। तो मैं तुम्हें एक मिशन के तहत चुना है, आपकी धरती के कल्याण के लिए, और मैंने एयरलॉक लगा दिया है। अभी हम इस मेरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर चुके हैं जिससे तुम्हारे ब्रह्मांड वाले तुम्हें देख नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी ब्रह्मांड, उस लेडी ने बताया कि अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पर चल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी।
और वहां पर मिशेल ने बाद में बताया कि मैं जब जा रहा था तो मुझे प्री हिस्टोरिक टाइम के कई आकृतियां, कई मनुष्य घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस लेडी ने बताया कि सब मल्टी यूनिवर्स, जो पैरेलल समांतर ब्रह्मांड चल रहे हैं, अपनी अपनी ऊर्जा, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पर चलने पर कई बार ये घूमते घूमते जब एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो वहां पर एक अलग ही ताना बाना सा बन जाता है। और कई बार कुछ व्यक्ति, कुछ वस्तुएं उस दूसरे ब्रह्मांड के बीच सक कर लिए जाते हैं। जैसे यहां पर बर्मुडा ट्रायंगल है, यदि आपने कहीं सुना हो, तो वहां पर स्पेस शटल्स, जहाज सब वहां जाते हैं और उसके बाद नजर नहीं आते। ऐसे अमेरिका में भी कुछ घटनाएं हुई कि कुछ लोग चलते चलते गायब हो गए, एक जहाज गायब हो गया उड़ता उड़ता। तो वो कई बार समांतर ब्रह्मांड के अंदर चले जाते। देखिए, मिशेल ने बताया कि इन ब्रह्मांड में ना तो भूख लगती है, ना प्यास लगती, ना ही कोई दुखी होता है। इस प्रकार से जैसे हम यहाँ हजारों सालों से आकृतियां, मनुष्य यहां पर रहते हैं, हजारों सालों तक वहां रहते हैं। पर हाँ, ताओ ने बताया, उस लेडी ने बताया मिशेल को कि यहां भी कभी कभी लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, तो या तो दुर्घटना से या फिर आत्महत्या करके भी लोग अपने जीवन समाप्त करते हैं। अब वहां बैठे बैठे कुछ ऐसा लगा कि कुछ ऊर्जाओं ने, कुछ एनर्जीज ने वहां पर इन दोनों पर जैसे आक्रमण किया। तो तभी ताओ ने, उस लेडी ने अपनी ध्यान की शक्ति से, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उनको समाप्त कर दिया, जो आक्रमणकारी। उसके बाद में मिशेल ये बताते हैं कि हम एक नीले रंग के एयरक्राफ्ट की तरफ आगे बढ़े और एयरक्राफ्ट में उस लेडी के, ताओ के शक्ति के साथ हम उसके अंदर, दीवार से ही उस एयरक्राफ्ट के अंदर प्रवेश कर जाते। अब उसके अंदर उस एयरक्राफ्ट का नाम वो ताओ बताती है अल्तोरा। तो उस एयरक्राफ्ट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद में मिशेल बताते हैं कि मुझे प्रकाश में नहलाया जाता है। एक प्रकाश के अंदर नहलाया जा रहा है और उनके पूछने पर ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत से सूक्ष्म बैक्टीरिया, तो इसलिए हम तुम्हें डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। ये प्रकाश जो है ये तुम्हें, तुम्हारे भीतर किसी भी तरह की इंफेक्शन को दूर कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है। उसके बाद में उनको एक कॉफिन जैसे बॉक्स में लेटने के लिए कहा जाता है। मिशेल उसके अंदर लेटते हैं और उसके बाद में उनका सूक्ष्म शरीर बाहर, उनका सूक्ष्म शरीर बाहर आता है और उस स्पेस यान के अंदर घूमता है। ताओ बताती हैं कि सूर्य की किरणों से भी तेज चलने वाला ये एयरक्राफ्ट है और हमने आपको एक मिशन के लिए चुना है, जो आपकी धरती के कल्याण के लिए है। अब ये सब कुछ मिशेल को बड़ा फैसिनेटिंग सा लग रहा था, क्योंकि कभी वो शनि को देख रहे हैं, कभी वो बृहस्पति ग्रह को देख रहे हैं, ये सब मिशेल देख पा रहे हैं। और वहां पर कुछ लोग उनको वो स्पेस शटल से जब वो देख रहे थे तो उनको मंगोलियन फीचर्स के जैसे, उनके नैन नक्श मंगोलियन लोगों के जैसे दिख रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये लोग कौन हैं? तो ताओ ने जवाब दिया कि ये लोग धरती पर ही तुम्हारे कुछ लोग रहते हैं, उनके पूर्वज। फिर एक ग्रह आया, उस ग्रह को देखते हुए ताओ ने बताया कि 13.5 लाख साल पहले ये ग्रह, जिसका नाम बकरातिनी था, इस ग्रह पर 2 तरह के लोग रहते थे, ब्लैक और येलो, जो आज बन गए हैं अफ्रीकन और चाइनीज। तो ब्लैक और येलो 2 रेसेस होती थी, परंतु इनके बीच में इनकी आबादी तकरीबन 11 बिलियन हो गई। तो अभी इनके बीच में इतनी युद्ध, लड़ाइयां शुरू हो गई क्योंकि बहुत भौतिकता बहुत बढ़ गई थी, भौतिक पदार्थों की, टेक्नोलॉजी की होड़ लग गई थी, उसमें आगे बढ़ने के ऊपर ये आगे बढ़ते जा रहे थे।
और उस चक्कर में इतनी लड़ाइयां झगड़े युद्ध शुरू हो गए कि न्यूक्लियर वॉर तक हो गई। और उस न्यूक्लियर वॉर में इस ग्रह में 11 बिलियन में से केवल 235 लोग ही शेष बचे। केवल 235 लोग बचे। अब उन 235 लोगों ने ही दोबारा अपना जीवन शुरू करना चाहा। और ये ताओ कहती हैं कि हम एक बहुत ही उन्नत यूनिवर्स से आए हैं और एक उन्नत प्लेनेट से आए हैं जिसका नाम है यहोवा। तो हम यहोवा ग्रह के लोगों ने उन बकरातिनी ग्रह के जो बचे हुए 235 लोग थे उनकी सहायता की। पर फिर उनको जब यह पता चला कि 500 साल बाद बकरातिनी एकदम बर्फ के अंदर जम जाएगा, तो उन्होंने किसी और स्थान पर जाकर जीवन शुरू करना चाहा और उनमें से ज्यादातर लोग धरती पर आ गए, जो आज हमारी पृथ्वी। देन उसके बाद फिर से ये बातें करते करते उसके बाद फिर से मिशेल को उसके भौतिक शरीर में प्रवेश कराया जाता है। और उसके बाद में कुछ समय मिशेल बताते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे एक कोई ग्रह, कोई उल्का पिंड, कोई ग्रह हमारे स्पेस शटल के साथ टकराने वाला और हम मरने वाले। पर थोड़ी देर बाद देखा कुछ भी नहीं। तो ताओ ने बताया कि मैंने आपको अपने एस्ट्रोसाइकिक ब्रेन से आपके एस्ट्रोसाइकिक ब्रेन पर कंट्रोल करके दिखाया है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया है। ये सब पद्धतियां, विद्याएं, ये सब विज्ञान है। और ताओ जो कुछ भी बता रही थी उसमें सब कुछ जादुई लग जरूर सकता है, पर हर चीज को वो मिशेल को वैज्ञानिक ढंग से एक्सप्लेन करती जा रही, जिससे मिशेल कन्विंस हो रहे थे, समझ पा रहे। तो एस्ट्रोसाइकिक ब्रेन से ताओ ने बताया कि जब मैंने कुछ भी सोचा, मैं कुछ भी सोचूं, तो तुम्हारे एस्ट्रोसाइकिक ब्रेन को वो रियलिटी लगेगी, वो सच लगेगा। फिर ताओ ने बताया कि हम सीनियर ग्रह के लोग हैं जो जूनियर ग्रह के लोगों को मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। उनकी मिट्टी के, उनके पानी के नमूने लेकर के जाते हैं, फिर उन ग्रह के ऊपर रेडिएशंस को चेक करते हैं कि उस ग्रह की उम्र कितनी है, उस ग्रह का फ्यूचर क्या है, उस ग्रह का भविष्य क्या है, ये सब हम चेक करते हैं। इस माध्यम से हम जूनियर ग्रह के लोगों की सहायता करते हैं, उनको गाइड करते हैं। और ताऊ ने, मिशेल बताते हैं कि मुझे यह भी बताया कि तुम्हारे ग्रह की समस्या बहुत बड़ी है कि तुम्हारे ग्रह के, पृथ्वी के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा भौतिकता में प्रवेश कर चुके हैं। वो मनी को ही, धन को ही सब कुछ मानने लग गए हैं। धन कमाने को ही, धन अर्जित करने को ही सब कुछ मानने लग गए हैं। और इसी वजह से वो अपनी आध्यात्मिकता से बहुत दूर आ गए। उनकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम हो गई है और इसीलिए मन से जुड़े रोग, शरीर से जुड़े रोग बढ़ने शुरू हो गए। मिशेल बताते हैं कि ताऊ ने उसे कहा कि 16 घंटे 35 मिनट की ये जर्नी थी तो हमारी हुई, और उस जर्नी के दौरान ताऊ उसे बहुत सी बातें बताती रही। फिर एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्रह ऊपर से दिखाई देता है, जहां सुंदर सुंदर नदियां, पहाड़, झरने, पेड़ पौधे सब दिखाई दे रहे थे। और ताऊ ने बताया कि यही हमारा ग्रह यहोवा है। और वहां आगे बढ़ते हुए जब वो स्पेस यान को उतारा जाता है तो मिशेल को एक मास्क पहनाया जाता है जिसको वो वोकी कहते हैं। और यह भी बताया जाता है कि तुम्हारा जो 70 किलो वजन धरती पर था वो अभी इस ग्रह पर आते तकरीबन 47 किलो ही रह जाएगा, क्योंकि इस धरती पर गुरुत्वाकर्षण एक अलग ढंग से काम करता है। तो इसलिए उसको एक मास्क पहनाया जाता है। ग्रेविटेशन अलग होने के कारण मिशेल को चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। वो लड़खड़ा रहे होते हैं, उनके कदम लड़खड़ा रहे, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे, पर
ताऊ ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ। और फिर उसको उसी समय एक फ्लाइंग प्लेटफॉर्म दिया जाता है, उड़ने वाली, जिसको उड़न तश्तरी कहा जा सकता है, एक उड़ने वाला कालीन कहा जा सकता है। आपने कुछ कहानियों में ये सुना है कि उड़ने वाला कालीन, जादुई कालीन। तो ये उड़ने वाला प्लेटफॉर्म है, और मिशेल ने बताया कि वहां पे सब लोग ही तकरीबन इसी का इस्तेमाल करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के। उस ग्रह पर सड़कें नहीं, देयर आर नो रोड। और उस फ्लाइंग प्लेटफॉर्म को लतीवो कहते हैं वो लोग, लतीवो। और वहां पर कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स का लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो समंदर के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, उनकी चोटियों के ऊपर उड़ जाते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट से वो ग्रेविटेशन को कम या कैंसल भी कर सकते हैं। फिर मिशेल बताते हैं कि उस ग्रह पर हमने 200 से 300 मीटर ऊंचे ऊंचे पेड़ देखे, जो बहुत खूबसूरत। और तभी पूछने पर ताऊ ने बताया कि ये पेड़ों की उम्र 80,000 साल तक होती। लोग भौतिक और आध्यात्मिक विज्ञान में हमारी पृथ्वी से कम 9 गुना ज्यादा उन्नत। फिर मिशेल ने बताया, लिखा है अपनी किताब में, कि वहां पर लोगों के मकान मेरे कद से तकरीबन 100 गुना ऊंचे थे। मिशेल की हाइट से 100 गुना ऊंचे मकान थे, और सारे अंडाकार शेप में थे, ओवल शेप। पर उनके बाहर बहुत खूबसूरत लताएं, पेड़ पौधे बहुत खूबसूरत से दिखते थे। तो ये पूछने पर ताऊ ने बताया कि यहाँ सभी मकान अंडाकार शेप में हैं, और ये जितने भी फ्लाइंग प्लेटफॉर्म यानी लतीवोज हैं, ये आसानी से सीधे उस मकान के अंदर प्रवेश कर पाते। खाने की बात करने पर उन्होंने बताया कि यहाँ पे खाने के नाम पर कॉन्सेंट्रेट्स हैं, फ्रूट्स के, फलों के कॉन्सेंट्रेट्स हैं जो लोग खाते हैं। ताऊ हर सवाल का जो जवाब था वो विज्ञान और न्यूक्लियर साइंस से देती, जिससे मिशेल और ज्यादा कन्विंस होते जा रहे हैं। वो हर बात पर जो मैजिकल दिख रही है उसका विज्ञान समझाती। और फिर जो ये मकान है अंडाकार शेप में, इनको नाम वो जो बुलाते हैं वो कहते हैं डोको। तो इसलिए मिशेल को सोने के लिए भी एक डोको दे दिया जाता है, और वो उस डोको में यानी मकान में आराम करते हैं। और अगले दिन ताऊ मिशेल को फिर से लेने आती हैं सुबह, और ताऊ को मिशेल के साथ ताऊ लेकर के जाती हैं एक अलग ग्रह के ऊपर, दूसरे प्लेनेट के ऊपर लेकर के जाती हैं। और उस प्लेनेट पर एक बहुत ही खूबसूरत सा, एक महल जैसा दिखने वाली, प्रकाश से भरी हुई एक आकृति थी, एक स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग। उसके भीतर प्रवेश करते ही सेमी सर्कल में 7 संत बैठे थे, 7 सेंट, 7 मास्टर। तो 7 संत अर्धचंद्र आकार में बैठे हुए थे। और मिशेल जब उनके पास गए तो उन्होंने मिशेल का नाम लिया। तो सभी मिशेल को जानते। उन्होंने मिशेल को आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रखा, और उन्होंने कहा कि हमने ही तुम्हें बुलाया है, और हमने ही तुम्हें एक बड़े मिशन के लिए चुना है। हमें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो डरे नहीं, जिसके अंदर लालच बिल्कुल ना हो। और इसलिए भी तुम्हें चुना गया क्योंकि तुमने 81 जन्म मनुष्य के रूप में ले लिए हैं। तो 80 से ज्यादा जिस मनुष्य के जन्म हो जाते हैं, उसकी चेतना इतनी विकसित हो जाती है कि उसको हम इस कार्य के लिए चुन सकते। तो तुम्हें अब क्या काम करना है कि तुम्हें धरती पर जाकर एक या और एक से ज्यादा पुस्तकें लिखनी है, लोगों को बताना है कि वो कितनी भौतिकता में घुसते जा रहे हैं, कितना पैसे के पीछे, धन के पीछे, मटेरियल सुखों के पीछे भाग रहे हैं, और अपने असली काम को भूलते जा रहे हैं। फिर उन्होंने मिशेल को बताया कि 9 शरीर होते हैं एक व्यक्ति, 9 बॉडी, और 9 शरीर हैं। इसी तरह से 9 सूर्य हैं। हर सूर्य के इर्द गिर्द 9 ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, और 9 के 9 सूर्य
एक न्यूक्लियर सन के इर्द गिर्द अपने 9 ग्रहों के साथ भी परिक्रमा कर रही है। अब यहां पर उन्होंने मिशेल को बताया कि कई ऐसी सिविलाइजेशंस आपकी पृथ्वी पर भी हुई जिन्होंने बहुत ज्यादा भौतिकता के पीछे भागते भागते फिर कुदरत को उन सिविलाइजेशंस का अंत करना पड़ा। इसलिए अब तुम्हारी धरती पर भी, पृथ्वी पर भी भौतिकता बहुत बढ़ती जा रही है। भौतिक सुखों की होड़, उनकी लालसा बढ़ती जा रही है। इसलिए इस पृथ्वी पर भी चेतना बहुत निम्न स्तर पर पहुंच चुकी। इसलिए अब इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इसलिए ये जानकारी तुम अपने ग्रहवासियों को जाकर के दो। और उन्होंने एक किताब लिखी, हाउ बा प्रोफेसी। ये फ्रेंच लैंग्वेज में थी, फिर उसके बाद में इसको इंग्लिश में अनुवाद किया गया। मैं उसी किताब के कुछ अंश आपके साथ साझा कर रहा हूं। ऐसी अनेक घटनाएं हुई जिससे सिद्ध हुआ कि हमारे ऋषिगण, गुरुजन जो कहते थे वो तो एकदम सही है, सत्य है, विज्ञान। वो ध्यान में बैठे बैठे कहीं भी चले जाते। और आज ये धरती के नवनिर्माण का समय आ चुका है जिसमें बहुत कुछ होगा। पर मैं फिर से कहूंगा कि एक ध्यानी जो ध्यान कर रहा है और साथ ही साथ ध्यान के प्रचार प्रसार में ही अपने जीवन को लगा देगा, निस्वार्थ सेवा करेगा, भौतिक पदार्थों को इकट्ठा करना, अर्जित करना, इससे सेवा की ओर बढ़ेगा, वो सत्य लोक में पहुंचे। ताओ ने यह भी बताया कि उनका प्लेनेट 9th डायमेंशन में है और इस समय पृथ्वी पहली दूसरी डायमेंशन में ही जी रही। जो अर्थ की चेतना है, कॉन्शियसनेस है, दैट इज 2nd डायमेंशन इस समय, क्योंकि और निम्न होती जा रही है। और ताओ ने कहा कि जो हमारा प्लेनेट है वो 9th डायमेंशन में। इस तरह से अनेक लोग, बहुत बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। हमें यह समझना है कि हम ध्यान के माध्यम से स्वयं को भी उन्नत स्थितियों पर ले जाएं और ध्यान करते हुए और आत्माओं को भी ध्यान के साथ जोड़ें, उन्नत स्थितियों में ले आएं। तभी इस धरती पर नवनिर्माण होगा। ये धरती, ये जगत ध्यान जगत बन पाएगा। और उस कभी भी कोई भी बदलाव है, उस बदलाव में बहुत कुछ, आप घर को भी जब नया बनाते हैं तो हो सकता है आपको बहुत कुछ डिसमेंटल करना पड़े, तोड़ना पड़े। तो वो बदलाव का ही हिस्सा है, बदलाव का ही भाग है।